हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और पढ़ा था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए टॉपिक का जो नाम है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये समझो। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या सॉलिड मतलब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखो इस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट को, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच द वेपर pressure, temperature at which the vapor pressure of the substance substance in its liquid phase is equal to its liquid equal to its vapor phase. Temperature at which vapor pressure of the substance in the liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. In the solid phase. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और बीपी ऑफ लिक्विड फेज इक्वल हो जाएगा बीपी ऑफ सॉलिड फेज, जिसपे टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हम इस ये जो सिचुएशन होगा, ये डायनामिक, ये जो सिचुएशन होता है ना आपका लिक्विड और जो सॉलिड होता है आपका, इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रहता है। लिक्विड और जो सॉलिड होगा वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं इसको इक्यू से लिख रहा हूँ। तो लिक्विड और सॉलिड जो होता है इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितना अमाउंट आपका लिक्विड में सॉलिड में जा रहा होगा, उतना ही अमाउंट सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होगा, मतलब दोनों का कन्वर्जन सेम होगा। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन बिल्कुल सेम होगा। अमाउंट ऑफ द लिक्विड कन्वर्टेड इन द सॉलिड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सॉलिड कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट स्टार्ट टू फ्रीज व्हेन बीपी ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बीपी ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड। ठीक है, प्योर सॉलिड। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। देखो,
जब आप इसमें व्हेन NVS add in volatile liquid, volatile liquid, then vapor pressure decrease, vapor pressure of सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इसको हम सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनवीएस भी ऐड कर दिया। व्हेन एनवीएस ऐड टू इन अ वोलेटाइल लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। ठीक है, सो अब वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, सो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब सो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बीपी ऑफ प्योर सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही आपने उसमें क्या किया, एनबीएस वोलेटाइल लिक्विड में ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा और जो सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा वो कम टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी समझा देता हूं, देख लो कैसे रहेगा ये। पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ले, मान लेते हैं कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट था उसका ग्राफ कुछ ऐसा था, ये आपका प्योर सॉल्वेंट था और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम लोग TF0 मान लेते, TF। ठीक है, तो TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से आपका सॉलिड बनना स्टार्ट हो, और जब सॉलिड बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होगा। तो मान लो यहां से जो मैं आपको लाइन बना के दे रहा हूं, ये आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर यहाँ पे बनना शुरू हो और ये रैपिडली इसका ऐसे डिक्रीज। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो ग्रीन वाला है आपका, ये प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड में है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट था। ठीक है, ये जो रेड कलर से ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, यानी आपका रेड वाला जो है ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट रहेगा। ये आपका रेड जो है ये फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट है। ठीक है, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें ऐड किया एनवीएस, तो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा। तो अगर आप मान लो थोड़ा नीचे से आएगा, अगर वो नीचे से आएगा तो आप एक चीज देखो, ये जाके कहीं यहाँ जाके अटैच होगा, यहाँ पे अटैच हुआ, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लो कम नहीं हो गया। पहले आपका फ्रीजिंग पॉइंट TF0 था, बाद में TF हो गया। ये आपका ये सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है और यहां से ये फ्रोज होके आपका कन्वर्ट होगा, इस टेम्परेचर से बाद ये फ्रोजन मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो TF है वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट
जो एक्चुअल में ये चीज ध्यान रखना, जो फ्रीज होगा वो सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूट नहीं फ्रीज हुआ होगा जो, लेकिन वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। फ्रीजिंग तो आपका यही होगा, फ्रीज जो होगा आपका वो सॉल्वेंट ही होगा, यहां से भी सॉल्वेंट ही फ्रीज हुआ है, लेकिन बस कम टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, एक चीज यहां ध्यान रखना, टीएफ का वैल्यू हमेशा टीएफ नॉट से कम है। तो डेल्टा टीएफ आप जो लिखोगे यहाँ पे वो होगा आपका टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। देखो, तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर सकते हो, चेंज इन डिक्रीज, डिक्रीज इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिक्रीज इन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय एडिंग NBS is called, decrease in freezing point of solvent by adding NBS is called depression in freezing, depression in freezing, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। तो डेल्टा टीएफ जो होगा आपका वो हमेशा आएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्योंकि टीएफ नॉट हमेशा ज्यादा होगा टीएफ से, ठीक है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉरी, ये आपका प्योर सॉल्वेंट रहेगा और ये आपका सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट। देखो नेक्स्ट है आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी की, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है एट डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा और ये फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीएफ को मैं के एफ इंटू एम लिख सकता हूँ, के एफ इंटू एम, जिसमें के एफ जो है आपका, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर इसी को आप कह सकते हो मोलल, मोलल डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केएफ होगा आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर और कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे और चीजें करा रहा हूँ आपको। देखो, केएफ जो होगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, डिपेंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो इसका यूनिट जो होगा केएफ जो होगा, इसका यूनिट जो है ये होगा आपका केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, ठीक है। और आपको बताया कि एम जो होता है मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी, तो इसको हम लोग एम जो है इसको N2 बाय W1 kg लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर लीजिए। फिर उसके बाद केएफ का
आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो, आर एम टी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू में डेल्टा फ्यूजन एच। तो देखो, आर आपका गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। एम आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। टी एफ नॉट आपका प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। और डेल्टा ये फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। ये आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का बाकी का आगे करते हैं। और आई थिंक ये सारा हो चुका है, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आज लोग ऑस्मोसिस खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में देखो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी ग्राफ मैंने समझा दिया था। देखो इसमें क्या कहता है, लिक्विड सॉल्वेंट था, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ये था टी एफ नॉट। फिर यहाँ से ये फ्रोजन सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा था, और ये सॉल्यूशन था जो यहाँ पे जाके, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया ना, तो ये यहाँ पे जाके आपका कन्वर्ट होता है टीएफ में, ठीक है। तो यही था जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आप लोगों को। 1.86, ये सब चीजें थोड़ा मतलब याद नहीं रखना, ये सब आपको पता होना चाहिए बस। देखो अब ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स्ड विद इतना ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है W2 45, W1 दिया हुआ है आपको 600, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वाटर में ना, तो देखो सबसे पहले वाटर का आपको के एफ कितना दे रखा है, ये 1.86, तो ये आपको गिवन होगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, 1.86 आपको दिया होगा। तो देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। आपको के एफ पता है, एम का निकाल लो, एम क्या होगा, के एफ W2 बाय मोलर मास M2 और W1 डिवाइड बाय 1000। इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो ये 600 दे रखा है, W2 और M2 इसका क्या आएगा 62, आप निकाल लेना। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास होगा वो 62 होगा, ठीक है। तो मैं इसका एक्सप्रेशन ये लिखूंगा, डेल्टा टी एफ जो होगा वो होगा 1.86। ये के एफ का वैल्यू आपको गिवन होगा, इसमें नहीं दे रखा बट दिया रहता है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना। ये 45 दिया हुआ है, इसको M2 से डिवाइड करना है, यानी आपको मोलर मास कितना दिया हुआ है इसमें, हाँ 62 रहेगा मोलर मास, ये ध्यान रखना, ये निकाल लेना आप लोग। और W1 आपको 600 दिया हुआ है, और ये डिवाइड बाय 1000 है। तो इसको कर लो। इसमें मेन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, बाकी का आप लोग खुद से एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान रखना, बाकी का आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि जो एम होता है ना आपका, एम जो रहेगा आपका वो N2 बाय W1 होगा बाय 1000। 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमें केजी में लेना होता है, और N2 को आप W2 बाय M2 कर सकते हो। तो ये W1 बाई 1000 आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग खुद से कर सकते हो। तो ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा टी एफ। अब देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो आपका नॉर्मली जो वाटर जो फ्रीज होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15, मतलब टी एफ नॉट जो होगा वाटर का क्या होगा, H2O का, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन फोर H2O, यही रहेगा ना। तो आपको देखो डेल्टा टी एफ आपने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना निकाला, ये इससे निकाल दोगे। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा देना। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। तो टी एफ क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा टी एफ जो आया होगा प्लस, मैं ये इधर क्या, हाँ
आप ऐसे करना, इसको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। आपका टीएफ जो आएगा, टीएफ जो आएगा आपका, वो आएगा टीएफ नॉट माइनस में डेल्टा। ठीक है, तो ये वैल्यू में इतना माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? डेल्टा टी है, फिर आपका 2.2 है, आपका 2.2 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है ना, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2.2। फिर उसके बाद डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला ये रहा। तो डेल्टा टीएफ में देखो, डेल्टा टीएफ क्या हुआ, टीएफ नॉट ये रहा, ये यहाँ पुट कर देना, डेल्टा टीएफ यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि टीएफ की वैल्यू जो आपकी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, हमेशा सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे हमेशा कम आएगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 273.15 आया। इसका वाला क्या है, इतना माइनस हुआ तो 270.95 आया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और इसको कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा रहा हूं मैं ये, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नोट डाउन करना है तो पॉज करके आराम से कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, ये वाला। ये भी इजी सा है, वैसे ही है। इतना ग्राम ऑफ ये दे रखा है, इतना ग्राम ये दे रखा है, यानी आपको W1 और W2 दे रखा है इसमें। देखो, W2 आपको दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। W1 आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। डेल्टा TF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.40। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ये मतलब आपको बेंजीन का कितना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन, यानी आपको KF भी दे दिया है 5.12। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी आपको निकालना है M2। ठीक है, यही है क्वेश्चन। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है ना, यानी M2 निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू एम। और फिर KF का पता है, M क्या हो जाएगा, N2/W1 केजी में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इससे ऐसे भी तो लिख सकते हो, KF W2 M2 W1 केजी। ठीक है, तो अभी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। KF का वैल्यू क्या है, 5.12। W2 कितना है, 1। M2 आपको निकालना है, और W1 कितना है केजी में, 50/1000। समझ में आई? तो आप इसको करके सॉल्व करके, और डेल्टा TF आपको दे रखा है 0.40। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0.40 है ना। 0.52 नीचे आएगा, ये नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 2.10 कर लेना है इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा हूँ, और इसमें से एक क्वेश्चन और है 2.10। उसके बाद ये जो बैक साइड में क्वेश्चन होते हैं उसको भी करा देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या है इसमें। क्या कह रहा है 2.11, देखो ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द टू डिजोल्व इन इतना ग्राम एज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट इतना। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, इतना मास ऑफ इसका निकालना है टू डिजोल्व इन इतना ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर द। देखो इजी है क्वेश्चन, आपको डेल्टा TF देखो इसमें क्या रखी है, डेल्टा TF दे रखा है 1.5, KF दे रखा है 3.9, और W2 आपको निकालना है, M2 आप कैलकुलेट कर लेना। ये फॉर्मूला दे रखा है ना, एब्जॉर्बिक एसिड का C6H8O6। तो इसका M, इसका मोलर मास निकाल लेना, M2 इससे आ जाएगा, ठीक है। और W1 आपको दे रखा है 75। तो बस फिर सब कुछ तो दे दिया। डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू एम, यानी KF का वैल्यू टू में W2 M2 W1 केजी में। तो इसको सारी वैल्यूज पुट करो, तो आपका डेल्टा TF है 1.5। 1.5
के एफ आपको दे रखा है 3.9, W2 आपको निकालना है, मोलर मास आप M2 यहां से कैलकुलेट करके पुट कर देना, यहाँ पे M2 कैलकुलेट करके पुट कर देना। W1 आपको दे रखा है 75, तो इसको आप लिख देना 75/1000। ठीक है, तो ये सॉल्व करके M2 का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें किसी का फॉर्मूला याद नहीं करना, जैसे क्या होता है कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, M2 का अलग फॉर्मूला याद कर लेंगे, वो जरूरत ही नहीं है। आप बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, ये वाला जो फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, और बाकी का आप क्या करो ना, खुद से मतलब निकाल लिया करना। जैसे ये मैंने एक्सप्रेशन निकालता हूं, आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा देता हूं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल सी बात है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका होगा, सॉल्यूशन का ना। आप लोगों को बताया था ना, देखो ये वाला ग्राफ ऑलरेडी मैंने आपको कराया है, ये जो होता है ये सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूशन होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ये टीएफ नॉट आता है, और ये जो है आपका टीएफ है, तो ये आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, 45 का डी होगा, देख लो आप लोग। ठीक है, तो 45 का डी हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने ग्राफ आपको समझाया हुआ है, तो आप उसको देख के कर सकते हो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ग्राफ देख लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन कंटेन इतना, एनवीएस इतना, ये फ्रीज एट इतना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इजी तो है, देखो इसमें आपको टीएफ दे रखा है, वाटर का फ्री मतलब ये टीएफ दे रखा है आपको, ये टीएफ दे रखा है। मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है इसमें। आपको टीएफ दिया इस क्वेश्चन में, टीएफ आपको 270.67 दे रखा है। टीएफ नॉट जो होता है इसका 273.15 होता है। कौन सा है, 46 है ना, हाँ ठीक है। तो देखो टीएफ नॉट क्या लोगे आप, टीएफ नॉट ले लोगे 273.15, दोनों को कैलकुलेट, दोनों से आपको डेल्टा टीएफ निकाल लोगे ना। और आपको देखो W1 W2 दिया हुआ है इसमें कितना, W2 दिया हुआ है 60, और W1 आपको दिया हुआ है 250। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, डेल्टा टीएफ। तो देखो डेल्टा टीएफ कैसे आएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और ये किसके बराबर होगा, यानी टीएफ नॉट माइनस टीएफ जो होगा वो के एफ इंटू एम के बराबर होगा। आपको के एफ भी दिया हुआ है, एम आपको मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी में आप क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार एक्सप्रेशन आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ, क्या लिखोगे आप, इसका एक्सप्रेशन ये होगा 273 1.5 माइनस में 270.67, के एफ का वैल्यू आपको 1.86 दिया हुआ है, 1.86 ले लेना, और ये आपको दिया हुआ है 60, M2 आपको निकालना है, डिवाइड में 250, ये 1000 से डिवाइड करके लिख देना, तो ये फाइनली कर दोगे तो M2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला, तो आप लोग M2 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेना। ये सारा जो मैंने 46 के लिए लिखा है, ठीक है, तो आप लोग कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो बता देना मुझे, मैं बता दूँ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 47, देखो क्या कह रहे हैं। निशा टू टू एक्वा सॉल्यूशन, वन कंटेनिंग इतना यूरिया एंड अदर कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इन इतना ग्राम ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली, इफ it was observed that both of the solution froze at the same temperature, calculate the मोलर। आप देखो इस क्वेश्चन को आप समझो, आपको दो केस दिया हुआ, एक तरह से दो सॉल्यूशन लिया है, एक में आपने क्या किया है, टू एक्वासोल कंटेनिंग, एक में यूरिया है और एक में आपको दिया नहीं है क्या है। ठीक है, अब दोनों को वाटर में ऐड किया, तो एक चीज समझो, अगर आपने सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लिया है तो आपका टीएफ नॉट तो फिक्स होगा दोनों का, क्योंकि टीएफ नॉट वाटर का तो सेम ही रहेगा ना दोनों के केस में, और केएफ भी आपका सेम होगा दोनों के केस में, क्योंकि वाटर का केएफ तो दोनों में यूज होगा ना। टीएफ नॉट और केएफ नॉट फिक्स हो गया। और देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दोनों सॉल्यूशन का
फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, यानी टीएफ भी सेम आ गया। अब देखो टीएफ नॉट और केएफ तो पहले से ही दोनों में वाटर आपने यूज किया, तो जैसे आपने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिया है, एक सॉल्यूशन वन लिया है जिसमें आपने क्या किया, यूरिया प्लस H2O ऐड किया है। दूसरे सॉल्यूशन में आपने आपने आपको नहीं पता, आपने कोई सॉल्वेंट जेड लिया है, जेड प्लस H2O। अब देखो दोनों केस में H2O है ना, अब दोनों केस में H2O है तो टीएफ नॉट तो दोनों के केस में सेम होगा ना। तो टीएफ नॉट जो होगा, टी एफ नॉट वन इक्वल टू टी एफ नॉट एफ टू हो गया। और आपको ऑलरेडी भी ये दिया हुआ कि दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, यानी टी एफ वन इक्वल टू टी एफ टू। अब दोनों का सेम है तो इसका मतलब अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा टी एफ वन इक्वल टू डेल्टा टी एफ एफ टू आएगा, ये समझ में आ रहा है। अगर ये आएगा तो ये देखो क्या हुआ, ये के एफ इंटू एम वन, के एफ इंटू एम टू, जिसमें से ये भी सेम था। तो आप क्या कहोगे, मोलैलिटी ऑफ इसका एम वन इक्वल टू एम टू। अब एम वन एम टू क्या होगा, देख आप एक चीज देख लो, दोनों के केस में मास ऑफ द सॉल्वेंट सेम लिए, यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर सेम लिया है तो इसका क्या लिखते थे, एन टू डब्ल्यू वन एन टू डब्ल्यू टू। तो मतलब ये इस वाले के केस के लिए लिख रहा हूं और ये इसके केस के लिए, दोनों का एक कट गया। अब आपके जो मोल्स होंगे एम वन वाले, मतलब सॉल्यूशन वन के मोल्स और सॉल्यूशन टू के जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स हैं, यानी एन टू इसका और एन टू इसका, दोनों का सेम आएगा। तो एन टू दोनों का सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका लिख सकता हूं मैं 7.5 डिवाइड बाय 60, और इसके केस में मुझे निकालना है तो जेड बाय एम लिख दूंगा। इसका अच्छा, इसका मास दिया हुआ है आपको, तो इसका मास ले लेते हैं। देखो इसका मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42.75, तो इसको ले लो 42.75। बस कैलकुलेट कर लो, आपका एम का वैल्यू निकल आया। देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेन आपको सब कुछ सेम था, बस नंबर ऑफ मोल्स दोनों के केस में अलग थे। पहले वाले में सॉल्यूट के मोल्स और दूसरे केस में सॉल्यूट के मोल अलग अलग हैं, तो उसको हमने इक्वेट किया, यानी 7.5 डिवाइड बाय 16 4, ये 42.75 डिवाइड बाय मोलर मास। इसको आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको, दो तरह का सॉल्यूशन लिया गया था यहाँ पे, एक सॉल्यूशन यूरिया के साथ था और दूसरा सॉल्यूशन जेड के साथ था। दोनों में आपने मोलर मास मतलब वाटर ही ऐड किया, तो अगर वाटर ऐड किया तो टीएफ नॉट दोनों का सेम हो गया। और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि टीएफ दोनों का सेम है, अगर ये है तो डेल्टा टीएफ दोनों का सेम आ गया। अगर डेल्टा टीएफ दोनों का सेम आ गया तो केएफ केएफ तो कट ही जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन वन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन टू इक्वल होगी। अगर मोलरिटी दोनों सॉल्यूशन की इक्वल है, जिसमें आपको मास ऑफ द सॉल्वेंट तो दोनों में ही सेम है, सॉल्वेंट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, कट जाएगा आपका एन टू। ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये डब्ल्यू वन कट गया दोनों का सॉल्यूशन का, और एन टू आपको निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन वन का नंबर ऑफ मोल्स है क्या आएगा, 7.5 बाई 60। दूसरे केस में क्या होगा, 42.75 डिवाइड बाय एम। अब इसको सॉल्व कर लेना, इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लेना, मोलर मास आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मास, मोलर मास इन इतना। ये आप लोग खुद से कर लेना, इसमें हमेशा ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है 273.15 होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। टीएफ होता है टू, टीएफ नॉट होगा 273.15, और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो एक बार इससे आप डेल्टा टीएफ निकाल के डेल्टा टीएफ को टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। डेल्टा टीएफ हो जाएगा के एफ इंटू एम, ये इस फॉर्मूले इसमें लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अगला है, एक फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम इन इतना
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आप खुद से कर सकते हो, वाटर यूज हुआ सेम ऊपर जैसा ही है। कैलकुलेट द मास ऑफ, ये ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 50, इसके बाद 4 पर ये देख लेते हैं 51 क्या क्या है। 51 क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस किए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हो। 48, 49, 50, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट आपको 51 का, ठीक है। तो देखो 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे भी वही केस होगा, दो सॉल्यूशन का केस है, आपको भी यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। देखो पहला क्या है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 50। तो देखो आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और वाटर है, तो नॉर्मल सी बात है। देखो एक चीज समझ रहे हो आप, आपको वाटर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, पी एफ नॉट हमेशा 273.15 आएगा। पी एफ आपको इसका दिया हुआ है, पी एफ वन मान लो आपको दिया हुआ है 271.15, तो आप इससे क्या डेल्टा टी एफ वन निकाल सकते हो ना। 273, 1.5 माइनस में 271.15, तो दोनों करके आप डेल्टा टी एफ निकाल लेना। अब डेल्टा टी एफ आ गया आपका, तो देखो आपको ये 4% दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इस 4% का मतलब हुआ आपको दिया हुआ है 4 ग्राम सुक्रोज, और दिया हुआ है 96 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 4 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है, 96 ग्राम आपको H2O दिया हुआ है, तो W1 और W2 पता चल गया ना आपको। W1 ये रहा, W2 ये रहा, तो W1 W2 पता चल गया, डेल्टा टी एफ पता चल गया, तो आप के एफ की, क्योंकि एक्चुअल में इस मेन क्वेश्चन में पता है क्या है, आपको पहले के एफ निकालो, जैसे आप के एफ निकालोगे वही के एफ आपका दूसरे केस में यूज हो जाएगा। तो ये देखो इसमें क्या हुआ, डेल्टा टी एफ आप रखोगे, ये किसके बराबर होगा, के एफ आपको निकालना है, इसका के एफ यूज करना है आपको। और आपको W2 क्या है, सुक्रोज का है ना, तो ये आपको W2 कितना दे रखा है, 4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 342, ये आप ले लेना डायरेक्ट, और 96/1000 ये कर लोगे, तो आपको डेल्टा टीएफ यहां से निकाल लेना, डेल्टा टीएफ यहाँ निकाल के केएफ का वैल्यू निकालेगा। आप देखो ये आपका सॉल्यूशन वन की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज के केस में क्या होगा, मैं इसको ना यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ग्लूकोज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5%, तो आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो ग्लूकोज के केस में आपको क्या क्या दिया, 5% ग्लूकोज दिया है ना, 5% दिया हुआ, इसका मतलब क्या, 5 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज और 95 ग्राम वाटर, ये समझ में आया आपको, ये दिया हुआ है। और इस केस में अगर डेल्टा टीएफ निकालना है तो क्या करोगे, ये आपका दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, जो दूसरा सॉल्यूशन है। के एफ का वैल्यू आप लोगों ने यहां से इसकी हेल्प से निकाला, यहां से जो के एफ आएगा उसको यहां पुट करोगे, मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय 180 और 95 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये चीज करोगे तो डेल्टा टीएफ आपका आ जाएगा इस फॉर्मूले से। सबसे पहले केएफ निकाल लेना यहां से, देखो डेल्टा टीएफ नॉट, टीएफ आपको दिया हुआ है तो डेल्टा टीएफ वन आ गया, 4% है तो 4 ग्राम ये हो गया, 96 ग्राम ये हो गया वाटर। इन दोनों की हेल्प से आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, केएफ का वैल्यू है, ये जो केएफ आपका यहाँ आया उसको यहाँ पुट करोगे, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, क्योंकि 5% का मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ग्राम H2O।
जब यहां पे आप पुट करोगे तो आपको डेल्टा TF2 आएगा। तो ये जो डेल्टा TF2 आया, इससे आपको TF2 निकलेगा, माइनस में TF0 आपका सेम है। TF0 से माइनस करके डेल्टा TF2 निकाल लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। मेन इसमें मेन क्या है, सबसे पहले KF निकालना है। उस KF को यहाँ निकाल के डेल्टा TF2 निकालना है। उस डेल्टा TF2 को आपको TF2 माइनस TF0 करके TF2 का वैल्यू निकालना है। तो ये चीज कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट पॉज करके नोट डाउन कर लेना, हटा दूंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। 52 क्वेश्चन नंबर, इतना ग्राम इतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन। ये आप लोग खुद से कर सकते हो 52, इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा है। 53 जैसे मैंने अभी आपको 51 क्वेश्चन नंबर समझाया था ना, सेम 53 है। तो आप ये लोग इसको सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे। अगला देखते हैं क्या है आपका। 54, इतना सॉल्यूशन सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ये ये भी सेम है आपका। 53, 54 और 51, ये तीन चार क्वेश्चन एक जैसे हैं। 51, 53 और 54, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, अगर नहीं होगा तो पूछना, मैं बता दूंगा। अब ये देख लो आप, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना इन इतना, ये भी हो जाएगा, आपसे कर लेना सॉल्व, नहीं होगा तो पूछ लेना मुझसे बाद में। अब 56 जो है आपका, ये क्वेश्चन देख लो। ईशान और रेडिएटर इतना केजी, हाउ मैनी ग्राम ऑफ इथाइलिन मस्ट एड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर बाय। ये भी इजी है। डेल्टा TF आपका देखो, 56 में आपको डेल्टा TF आपको दे रखा है, ये जो है डेल्टा TF है, ठीक है। डेल्टा TF आपका हो जाएगा 2.8, इसको 2.8 ले लेना, क्योंकि जीरो से माइनस करोगे सेल्सियस है, ठीक है। तो डेल्टा TF आपका ये आ जाएगा, और विद 1 kg ऑफ वाटर आपको ये W1 दिया हुआ है, W2 आपको निकालना है, और KF आपको दे रखा है, सबको दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। W1 ये रहा, ये आपको M2 दे रखा है, ये आपको KF दिया हुआ है, और ये जीरो से माइनस करोगे तो डेल्टा TF आ जाएगा, और आपको W2 निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। तो अब मैंने आपको क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करा दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑस्मोसिस। तो अब आप लोग नया टॉपिक लिख सकते हो, इसका नाम है ऑस्मोसिस। तो हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। आप लोग ये सारा लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। तो लिखिए आप नया टॉपिक अपना, ऑस्मोसिस। नया टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ठीक है। तो देखिए इस वाले में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू into the solution into the solution through semi permeable membrane, semi permeable
permeable, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन when कब when semi when semi permeable membrane, membrane। देखो आगे से ना मैं बार बार इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लिखूंगा, इसको सेमी एसपीएम लिख रहा हूं मैं बार बार, अब इसको मैं एसपीएम से डिनोट करूंगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो एसपीएम लिख दूंगा मैं। तो कहीं भी अगर मैं आगे एसपीएम लिखता हूं तो आप समझ लेना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। इज प्लेस्ड बिटवीन, इज इज प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब आप एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पुट करते हो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका भी डेफिनेशन जरूरी है। द ऑस्मोटिक pressure, the osmotic pressure of a solution, solution is the excess, is the excess pressure, the excess pressure that must be applied, that must be applied to a solution to prevent osmosis, to prevent osmosis, ठीक है। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हो गया जो आप एक्सेस प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन साइड में ताकि आपका ऑस्मोसिस ना हो, तो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। देखो अभी मैंने दो डेफिनेशन कराई, ऑस्मोसिस का मतलब है आपके पास एक लिक्विड है और सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, आपने उसके बीच में एसपीएम डाला, फिर क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मूव करना शुरू करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर आपको इस प्रोसेस को रोकना है तो आपको सॉल्यूशन साइड में मिनिमम जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका जो ऑस्मोसिस होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है एज इट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन द नंबर, नंबर ऑफ सॉल्यूट molecules, molecules and not on their nature, ठीक है। जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि जो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगी ना कि नेचर पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे, ना कि उसका कितना कैसा नेचर, सॉरी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे पड़ेगा नंबर, ये नंबर्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे ना कि उसके नेचर पे, ठीक है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालोगे कैसे, तो देखो ये चीज ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक
प्रेशर जो होता है आपका उसको हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको सी से डिनोट किया जाएगा एट ए गिवन टेम्परेचर, एट और टेम्परेचर। ठीक है, मोलैरिटी और टेम्परेचर के, तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएं तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। आर जो है इसमें गैस कांस्टेंट, आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट रहेगा। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी मोलैरिटी है, टी टेम्परेचर है, इसको टी से डिनोट किया जाएगा। और ये गैस, अब ये जो वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की, ये डिपेंड करेगी आप किस में ले रहे हो। आप इसको 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में ले सकते हो, या फिर 0.083 लीटर बार में भी ले सकते हो, बार, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, 0.083 या फिर 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो ये चीज ले सकते हो आप लोग इसको, और ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या यूनिट दी है, उसके बेसिस पे आपको ये सब वैल्यू पुट करनी है। हाँ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। जो मोलैरिटी होता है ना, अगर आप मोलैरिटी की बात करो तो जो मोलैरिटी होगा आपका वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मोलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। जो आपका मोलैरिटी होगा, जैसे जो सी आप मोलैरिटी लिखा है ना आपको, मोलैरिटी, इसको जो सी लिखाया था, ये जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, ध्यान रखें ना, सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N2V, ये लीटर्स में रहेगा। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, W2/M2 और V सॉल्यूशन, ये लीटर्स में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, मैग्नीट्यूड, ये और सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कोलिगेटिव मतलब वेपर प्रेशर पे। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और सारे इनडायरेक्ट थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैग्नीट्यूड इज लार्जर देन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो और थी, कॉलिगेटिव, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका रीजन ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज्यादा है, क्योंकि ये आप इसका डायरेक्ट मेजरमेंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डायरेक्टली आप प्रेशर से मेजर कर रहे हो, जबकि और जो चीजें थी वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंड, ये क्या है जो प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली मेजर्ड, दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेजर्ड, डायरेक्टली मेजर फ्रॉम प्रेशर, मेजर फ्रॉम प्रेशर, फ्रॉम प्रेशर। और जो प्रॉपर्टीज थी वो हम लोग इनडायरेक्टली मेजर कर रहे थे, जैसे हम अदर प्रॉपर्टीज जो थी, अदर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी, डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, जबकि डायरेक्टली डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, और सारी प्रॉपर्टीज जो थी वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी, उससे हम लोग मेजर कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसमें दो और चीजें हैं जो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले लिखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम osmotic pressure, same osmotic pressure at a given temperature, at a given temperature, ठीक है। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। अब देखो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उनको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, अगर आप दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन लो और उसमें जैसे आपने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो लिया और उनके बीच में एचसीएम कर दिया तो दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा, तो उनके बीच में क्या ऑस्मोसिस होगा? तो ऑस्मोसिस नहीं होता। तो ये भी लिख लो, नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस अकर अकर व्हेन नो ऑस्मोसिस अकर व्हेन आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम लिख रहा हूं, इसको बार बार नहीं लिख रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, नो ऑस्मोसिस अकर व्हेन आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी यही लिख लो आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। टू सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, हैव डिफरेंट, ये थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। आर इन डिफरेंट, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक, तो ये चीज आप लोग, हाइपोटोनिक का मतलब होगा जिसमें सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा, टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आइसोटोनिक की बात करोगे तो दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सेम होगा। तो हाइपरटोनिक आइसोटोनिक याद कर लेना। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे और कुछ पॉइंट पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए, वो भी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके लिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला जो है एग्जांपल है ए, रो मैंगो। जैसे आप क्या होता है, पका हुआ आम, उसको अगर आप पके हुए आम को सॉल्टेड वाटर में रखोगे तो श्रिंक हो जाएगा। तो रो मैंगो, मैंगो प्लेस्ड, रो मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लॉस लॉसेस वाटर वाटर वाया ऑस्मोसिस। तो एक ही एग्जांपल हो गए जो आप लोग ध्यान रखना। और ठीक है, तो एरो मैंगो प्लेस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लॉसेस वाटर वाया ऑस्मोसिस। उसके बाद है, जैसे क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े अगर सूख जाए ना, उस पर अगर थोड़ा पानी डाल दो ना तो दोबारा से सही हो जाते हैं। तो बी विल्टेड फ्लावर, विल्टेड फ्लावर्स
flowers revive, revive when placed in fresh water, in fresh, ठीक है। तो खराब फ्लावर है उसमें थोड़ा पानी डालोगे तो ठीक हो जाएंगे, यही चीज है। अगला है वाटर मूवमेंट ऑफ फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट। वाटर मूवमेंट, मूवमेंट, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल, इनटू प्लांट, प्लांट रूट्स एंड subsequently subsequently into upper portion, of the plant is due to osmosis, osmosis. तो देखो इनमें क्या होता है ना, आपको कोई भी एग्जांपल आ जाएगा एग्जाम में और पूछेंगे ये किसका एग्जांपल है, तो आपको बताना होता है ये ऑस्मोसिस का या किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो जैसे सॉइल से जो प्लांट रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स को वाटर जाता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। फिर लास्ट इसमें एक टॉपिक बचा हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मैं बस वो करा दूं फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या रहेगा आपको देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है, इफ प्रेशर इफ प्रेशर इफ प्रेशर अप्लाइड एट side solution side larger than the osmotic pressure then pure solvent flow out of the solution flow out of the solution through the SPM सेमी परमेबल मैथड, ठीक है। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इफ प्रेशर अप्लाइड एट द सॉल्यूशन साइड लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द SPM सेमी परमेबल। जैसे क्या है ना कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो आपका सी वाटर होता है ना, उससे अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर बनाना है तो आप क्या करते हो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो। जैसे सी वाटर है उस पे आप इतना प्रेशर अप्लाई करोगे कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे और आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी बेटर याद करना है आपको, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका एग्जाम्पल है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ये होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या रखना है, ये प्रेशर जो है अप्लाइड एट द सॉल्यूशन साइड लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल। इसका एग्जांपल है रिवर्स ऑस्मोसिस का डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले कुछ एनसीईआरटी के में क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके कौन कौन से हैं।
देखिए इसके एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्मोसिस से कर रहे हैं ना हम लोग। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको कह रहा है इतना वॉल्यूम ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। यानी ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। अब देखो कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब में देखा था, लीटर्स में क्या आएगा, दी सॉल्यूशन। ये लीटर्स में चाहिए आपको, क्या करो इसको डिवाइड कर दो, तो 200 डिवाइड बाई 1000, ये आपका लीटर्स में आएगा, यानी ये आ जाएगा 0.2 लीटर, ठीक है। और आपको डब्ल्यू दिया हुआ है ना, एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट प्रोटीन इतना। अब देखो यहाँ पे आपको W2 दिया हुआ है, ठीक है, 1.26। आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, पाई जो है आपको दे रखा है बार में, तो बार आर जो है बार वाला यूज करो। 57 इंटू में 10⁻⁻3। तो देखो बार दे, तो अभी अगर बार में क्या वैल्यू थी, 0.082831 ना। आर का वैल्यू क्या लेते हैं, 0.0831। ये है लीटर बार कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई क्या था, ERT था ना। और पाई को आप ये भी लिख सकते हो N2/V सॉल्यूशन R/T, ठीक है। तो आप पाई को क्या लिखोगे, W2/M2 और V सॉल्यूशन R/T। तो पाई का वैल्यू देख लो इसमें क्या है, ये वैल्यू पाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2.57 इंटू में 10⁻⁻3। W2 आपको चाहिए तो ये 1.26 है। और M2 क्या है आपको निकालना है, M2 तो निकालना है आपको, वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.2। और R का वैल्यू आप 0.0831 कर लो, 0.0831। और T का वैल्यू आप 300 केल्विन कर दो, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका M2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू पुट करके M2 का वैल्यू आप लोग निकाल लेना, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आप लोग कर लेना इसको, मैं आगे करा रहा हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ, नो पॉज करके नोट डाउन कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। आपको यहाँ पे पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक्सर्ट बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम, इतना ml दिया, और मोलर मास भी इतना दिया इन इतना। तो देखो यहाँ पे आपको मोलर मास भी दिया हुआ है। अब इसमें मेन है कि आप कैसे इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला है पाई CRT वाला वही यूज करना है, ठीक है। बट उसको में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे W2 दिया हुआ है 1.8, ठीक है। और W आपको मोलर मास भी दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है। और वॉल्यूम कितना लोगे, देखो वॉल्यूम यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 450, ठीक है। तो उसके बाद फिर आर का भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसको करो सॉल्व। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आपको क्या क्या दिया। फॉर्मूला तो आपका लगेगा पाई CRT, यानी ये N2/M2 CRT लेना है,
बी आपको देखो कितना दे रखा है यहाँ पे 450 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि लीटर्स में लेना तो इसको 0.45 समझ लो। टी आपको दे रखा है 273 प्लस 37, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 का 0, 7 3 10 11, 310 आ रहा है क्या इसका? इसका आंसर 310 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 273 है, 7 3 10 का 0, ठीक है। तो आपने इसका केल्विन में आ गया, आपको बी पता चल गया, टी पता चल गया, आपको N2, ये आपको W2 पता है और M2 पता है। W2 आपको क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम। M2 आपको क्या दिया हुआ है? 185,000, ठीक है, तो ये सब पता चल गया। अब आप आर की वैल्यू देखो, इसमें क्या यूज करोगे? आपको आंसर किस में बोला इन्होंने? पास्कल में निकालने के लिए, तो मैंने पास्कल में आपको आर का वैल्यू क्या बताया था? और आर का वैल्यू देखोगे तो मैंने ये बताया था 8.314 इंटू 10 की पावर 3, ये रहता था पास्कल, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पता चल गई, आप इसको निकाल के आंसर निकाल लो। इसका कैसे निकालोगे? देखो पाई का क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 185,000, 000, 000 है इसमें, ट्रिपल जीरो है, डिवाइड बाय 0.45, ठीक है, 0.45 इंटू में आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 8.314 इंटू 10 की पावर 3, और टी कितना दिया हुआ है? 310 केल्विन, ठीक है। तो टी वहां तो 310 केल्विन। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपका स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के, चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है बस सेम, ये कर लेना। आपको बताया हुआ आइसोटोनिक में सॉल्यूशन में क्या सेम रहेगा आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है ना, हाइपरटोनिक में अलग होता है, आइसोटोनिक में सेम रहता है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना। इसका आंसर 57 का जो आंसर होगा वो सी होता है, ठीक है। 57 का आंसर हो गया आपका सी। और ठीक है, अगला क्या कह रहा है? कोलिगेट प्रिंटर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका आंसर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर रखना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या होता है ना, इसको आप रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हो, और सब चीजों में आप टेम्परेचर चेंज करोगे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तो प्रोटीन का क्या होता है, नेचर बदल जाता है। इसलिए आपको इसको रूम टेम्परेचर पे ही करना होता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो मेजरमेंट होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है। तो 58 का होगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है आपका रूम टेम्परेचर पे होता है, एट रूम। और जो चीजें होती है वो आपके मतलब टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, नेचर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो 58 का ए रहेगा। अगला देखो क्या कह रहा है। अब ये आपको मैंने बता दिया, तो ये आप लोग खुद से देख लेना। 59 का आंसर, रो मैंगो प्लेस्ड इन अ सैलिन वाटर, लूज वाटर एंड स्ट्रिंग इनटू पिकल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ये गलत है, ये पहला सही है, बट 59 का ए सही है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है ना कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो 59 का ए सही है, क्योंकि ये जो केस है ये आपका ऑस्मोसिस का केस है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि आपका ये जो केस है ये ऑस्मोसिस का है, ना कि रिवर्स ऑस्मोसिस का है, ठीक है। ये जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हुआ है यहाँ में, इसमें रिवर्स नहीं आएगा, सिर्फ ऑस्मोसिस आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना 15 है। अगला देख लो क्या कह रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, हाँ दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 60 का ये हो जाएगा। अगला के देखो, व्हाट हैपन व्हेन अ pressure greater than osmotic pressure is applied to a solution side separate from solvent by sem। ये वही रिवर्स ऑस्मोसिस का केस है 61। ये डेफिनेशन आपको लिखाई थी ना, हायर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये जो होगा ये 61, ये रिवर्स ऑस्मोसिस की बात है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ये चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज, ये वही है, रीजन वही है क्योंकि ये हम रूम टेम्परेचर पे जो आपका ये अ, हम मेजरमेंट करते हैं रूम टेम्परेचर पे करते हैं, ये इसका रीजन यही लिखोगे, ये जो है मेजर एट रूम टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक इज एट रूम टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ द प्रोटीन विल नॉट चेंज, मतलब क्या होता है, अब जिस चीज को आपको मेजर करना है, अगर उसका नेचर ही बदल गया फिर फायदा क्या होगा मेजर करने का। तो इसलिए हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये लोग लिख लो 62 का। ठीक है, तो आपको इसका प्रॉपर अगर आंसर लिखना आना है तो मैं लिखा देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इसको रूम टेम ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेजर कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, सो नेचर ऑफ प्रोटीन डू नॉट चेंज, सो नेचर ऑफ प्रोटीन डू नॉट चेंज, प्रोटीन्स डू नॉट चेंज। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, फिर हम आगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका 70 तक, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये तो डेफिनेशन का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। आप देखो ये क्या कह रहा है, 64 66% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि दोनों का प्रेशर सेम होगा। अननोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोल। देखो सीधी बात है, आप ये कर सकते हो पाई वन इक्वल टू पाई टू। अब देखो इसमें क्या होता है, C1 इक्वल टू, ऐसा करते हैं ऊपर थोड़ा करके, देखो पाई वन इक्वल टू पाई टू है, तो ये C1 RT C2 RT हो जाएगा। अब RT कट जाएगा तो ये आ जाएगा C1 इक्वल टू C। अब देखो एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक बेस इतना नोन। अब देखो यहाँ पे मास तो आप सेम ले रहे हो सबका, तो इसमें वॉल्यूम भी सकते हो, यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो N1 इक्वल टू N2। अब इसको अप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो। अब यहाँ पे देखो 6 ग्राम इसका यूज हुआ, 2.5 ग्राम इसका यूज हुआ होगा, तो 6 ग्राम डिवाइड बाय 180 की 6% दिया है ना, और इसका 2.5 ग्राम डिवाइड में मोलर मास, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 6 ग्राम डिवाइड बाय 180, 2.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। क्योंकि यहाँ पे ना क्या है कि आर गैस कांस्टेंट तो दोनों में सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप 100 के अकॉर्डिंग ही लोगे, तो वॉल्यूम भी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है, नंबर ऑफ मोल्स का। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, डब्ल्यू मतलब मोलर मास, वेट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो सबका मोलर मास इक्वेट कर दिए, गिवन मास आपको 6% है तो 6 ग्राम हो गया, 2.5% है 2.5 ग्राम हो गया, इसके हिसाब से आप 64 का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। और देखो अगला क्वेश्चन है आपका 65, फॉर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट इतना। तो इसमें देखो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, आपको क्या कह रहा है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे भी आपको देखो क्या करना है, इसको 5 ग्राम इसका लेना, 95 ग्राम उसका लेना। तो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन होगा वो वाटर के साथ मानना, इसमें मतलब लिखा नहीं है, बट आपको कंसीडर करना है कि ये जो सॉल्यूशन बनाई ये यूरिया प्लस H2O का। और H2O के लिए आपको बता दूं, जो H2O की डेंसिटी होती है ना, डी होता है ये 1 ग्राम पर एम, यानी 1 ग्राम में 1 ml होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको 5 ग्राम दिया है ना, तो आप ये कह सकते हो 5 ग्राम यूरिया रहा होगा और 95 ग्राम आपको H2O रहा होगा। अब 95 ग्राम का मतलब क्या हो गया, वन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पुट करोगे तो इसका ये 95 ml आ जाएगा,
अब आपका 95 ml आ गया तो फॉर्म देखो, इसको मैंने ऐसे किया, डेंसिटी जो होती है आपकी, डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी आप 1 ले रहे हो, मास कितना ले रहे हो 95, तो आपका वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम आपका 95 नहीं आ गया, तो इसे 95 आ गया। अब देखो, आपको क्या करना है, आर का वैल्यू भी दे रखा है, तो आप देखो पाई क्या होता है, पाई होता है CRT। टी का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो 5 ग्राम है, तो 5 डिवाइड में कितना है 60 मोलर मास, और ये 95 डिवाइड बाई 1000। ये समझ में आया, क्योंकि ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम है इन लीटर्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 100/1000 भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है आपका मास, आपको दे रखा है, इसको आई थिंक आपको 100 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अ, हाँ, इसको ना आपको 100 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन का मास ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का लेते हैं ना कि सॉल्वेंट का, तो आप इसको 100 कर लो, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे हम लोग, ये तो इसका 95 है, बट हमें जो सॉल्यूशन का लेना है, हमें जो वॉल्यूम लेना होता है सॉल्यूशन का, आर का वैल्यू और इसमें टी का वैल्यू डाल दो आप। आपको आर वैल्यू दी हुआ है 0.0821, टी दिया हुआ है 300, तो ये सब वैल्यूज पुट करके आप पाई का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो ये वाली करके आप 65 का आंसर सॉल्व कर सकते हो, तो इसको कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता। अगला क्या है आपका, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, आपको बताया था ना। बीपी क्या होता है, अगर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज ध्यान रखनी। कम होगा तो बीपी ज्यादा होगा। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन अ कुकिंग पैन, हाँ। तो इसमें क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर बढ़ा देता है वो, मतलब प्रेशर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है 1 ATM रहता है आपका, आप इसी पे इसके बराबर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बट इसमें क्या होता है, हम प्रेशर ही बढ़ा दें, जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका रीजन ये होता है, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हम आउटर मतलब आउटर प्रेशर बढ़ाते हैं। रेड ब्लड सेल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन, ये आपका वही ऑस्मोसिस हो जाएगा, ऑस्मोसिस की वजह से होगा, 66 का आंसर आपका होगा ऑस्मोसिस। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, रेड ब्लड सेल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ saline वाटर बट स्वेल इन अ डिसैलिन वाटर, तो वही ऑस्मोसिस के थ्रू होगा ये चीज, क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसका रीजन ऑस्मोसिस है, ठीक है। आप लोग लिख लेना। इसका आप लोग ऑस्मोसिस लिख लेना। अगला क्या कह रहा है आपका 67, 1 m ग्लूकोज, 2 m ग्लूकोज, विच वन हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड, आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना, तो नॉर्मल सी बात है, देखो इन दोनों में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, 2 का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, 2 का ज्यादा होगा, तो जिसका 67 का आंसर होगा 2। ठीक है, तो इसमें देखो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। व्हाट हैपन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड मोर देन द ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का केस हो गया। 67 का 2 देखो, 67 का जो 2 है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का केस है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विद इतना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट हैपन इफ बी प्लेस्ड ब्लड सेल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना सॉल्यूशन और इतना, तो पहले वाले केस में क्या आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो एक होगा आपका, तो ऑस्मोसिस एक होगा रिवर्स, और 68 का देख लेते हैं।
68 का देखो, 68 का मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितने बच्चे हैं यार, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं बस, उसके बाद क्लास एंड करेंगे हम लोग। तो 68 का देखो क्या कह रहा है, ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विद इतना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें 0.9 NaCl का होगा, 0.9 ग्राम NaCl का, ठीक है। व्हाट हैपन वी प्लेस ब्लड सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेन, अब आपने क्या करा, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जहां पे 1.2 ग्राम NaCl था। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे NaCl ज्यादा है, बाहर के कम है, नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ से फ्लो इसमें होगा, विद इन द आरसी भी होगा, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्वेलिंग, मतलब ये अंदर आएगा तो स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा, कि इसमें क्या हुआ, आपका पहले केस में 0.9 था और फिर आपने उसको 1.2 डाल दिया सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। देखो अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या है कि आपका बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, जैसे इसके केस में देखो 1.2 ग्राम NaCl, अंदर 0.9 है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसके जो सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसके अलावा जो भी होगा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे ना, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो अगर बाहर आएंगे तो श्रिंकिंग हुआ, तो पहले केस में आपका क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, ये क्या होगा, सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा। तो पहले केस में आपका है श्रिंकिंग ऑफ सेल, इसमें लिख लो श्रिंकिंग ऑफ सेल, इसमें लिखना है आपको श्रिंकिंग ऑफ सेल, श्रिंकिंग ऑफ सेल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर आएंगे तो नॉर्मल सी बात है, श्रिंक के अंदर वाटर कम होगा ना, तो वो श्रिंक हो जाएगा। अब इसके केस में देखो, यहाँ पे 0.4 ग्राम ही है और बाहर अंदर आपके 0.9 ग्राम है, तो नॉर्मल सी बात है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी, यहाँ पे आपका जो सेल होगा स्वेलिंग ऑफ सेल, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ सेल। तो इसके केस में हो जाएगा स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ सेल। तो ये ध्यान रखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, तो इसके केस में स्वेलिंग हो जाएगा और इसके केस में श्रिंकिंग हो जाएगी। ये आप लोग कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, इतना के इतना ग्राम सॉल्व ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना, if osmotic pressure of glucose solution is इतना बार at the same temperature, what would be the its concentration? ओके, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इतना एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, व्हाट विल द कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो, थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूँ इसमें पॉइंट, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ये जो है कौन सा है, 69 है ना। इसमें एक चीज देखो, आपको क्या होगा, इतना ग्राम इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको दे रखा है कुछ, ये दे कोई यूनिट, मतलब दे रखा है, आपको दे रखा है 30 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हो वो लेते हो आप नंबर ऑफ मोल्स, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ ग्राम पर लीटर दे रखा है, आपको चाहिए मोल पर लीटर, तो अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास से, ग्लूकोज के मोलर मास से, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्लूकोज के मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं करूँ सी को, इसको 30 ग्राम पर लीटर को डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास से 180 से, तो अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूंगा, ये ग्राम लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा रफ करके दोबारा लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा था 30 ग्राम पर लीटर। तो इससे देखो क्या है आपका, सी जो आएगा वो 30 डिवाइड बाय 180, ये जो जब आप इसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे ना, ये तो ये मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन की बात है।
क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका C1 में, ठीक है। C1 आप गए हो 30 डिवाइड बाय 180। अब आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ, इसका पाई 1 दे रखा है। पाई 1 कितना दिया हुआ है, 4.98। पाई 1 C1 हो गया। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, पाई 2 आपको दिया हुआ है 1.52, ठीक है। और टेम्परेचर सेम ही रखा है, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन C2 निकाल। जो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1 C1 T1, पाई 2 C2 T2। अब देखो T1 T2 सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पाई 1 पाई 2 इक्वल टू C2/C1। ये समझ में आया? थोड़ा सा शायद चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा दोबारा से करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये चीज गलत लिख दी है, ऐसे नहीं होना था ये। देखो, पाई क्या होता है, CRT होता है। अब दोनों का पाई 1 इक्वल टू पाई 2 अगर है, तो आप इसको इक्वल नहीं है, आपको दोनों का अलग अलग इक्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहले के केस में आपको पाई कितना दे रखा है, हाँ 4.98, 4.98। इसका C आपको लेना है 30 डिवाइड बाय 180। R का वैल्यू और T का वैल्यू सेम है। ऐसी दूसरा केस जो है आपका, उसमें आपको पाई दे रखा है 1.52। इसमें C2 आपको निकालना है, और R और T आपका वैल्यू है। तो उसको अगर दोनों को डिवाइड करोगे आपको क्या आ जाएगा, 4.98 डिवाइड बाय 1.52, ये है 30 डिवाइड बाय 180, और ये आ जाएगा आपको, ये निकालना है, C2 आपको निकालना है। समझ में आया? तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 4.98 डिवाइड बाय 1.52 इक्वल टू 3/80 C2। आप निकाल लेना, इससे आंसर करना, ठीक है। ये चीज आप कर लेना खुद से, अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप। चलिए अगला क्या है आपका, डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस। खुद से कर लेना, ये सब आप खुद से कर सकते हो। अगला क्या है, इतना ग्राम इन इतना प्रिपेयर्ड इतना, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर इज इतना, व्हाट विल द वेपर प्रेशर। ये आप लोग खुद से कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने आज क्या करा, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा समझा दिया है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या। तो अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। चलिए ठीक है।